ये मेरे ऑफलाइन के बच्चों की प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जहां उनको मैंने वही करवाया है जो बोर्ड में भी आने वाला है। ठीक है भाई, तो आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर वही देने जा रहा हूं साइंस के अंदर, जो आपको सीधा सीधा बोर्ड्स में दिखेगा भाई। ठीक है, 20 को अपना पेपर है। और मैं आपको बताऊं, बाद में मत कहना कि सर पढ़ लेते तो मार्क्स आ जाते। वीडियो पूरी कंप्लीट करना। इस वीडियो के अंदर आपको केमिस्ट्री और बायो के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर दिखाई देंगे। वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि वो आपको कहां लेके जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। और यहाँ अगर आप पूरे चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये क्लास 10 साइंस PYQ टॉपिक वाइज है, ये चैप्टर वाइज केमिस्ट्री है। देन यहाँ बायोलॉजी पूरा सिलेबस, यहाँ केमिस्ट्री पूरा सिलेबस, देन उसके नीचे मैथ का सिलेबस आपको दिखेगा अगर प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को शेयर जरूर करा करो दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि धीमे धीमे हम भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों को टक्कर देने। चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड। क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, जो कि किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आया? बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेसिस, सच मेटालिक ऑक्साइड्स आर। इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात करी गई है? ऐसे मेटल ऑक्साइड्स की बात की गई है जो बेस और एसिड दोनों से क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए। और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और जो मेरे सामने आईसीएसई के बच्चे हैं उनको याद रखना है, 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको आपके सिलेबस में याद रखने हैं। सीबीएसई वालों को याद रखना है, एक आपको एल्यूमिनियम, ठीक है, एक आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है बेटा जिंक ऑक्साइड। दूसरा क्या याद रखोगे? जिंक ऑक्साइड याद रखोगे। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। और जो आईसीएसई के बच्चे हैं उनको लेड ऑक्साइड भी याद रखना है, यानी कि PbO। अब ये 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब इस यहाँ पर ऑप्शन में कौन कौन है हमारा? तो ऑप्शन में यहाँ पर एक जिंक ऑक्साइड दिख रहा है मुझे, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिख रहा है, यानी कि सेकंड और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पूरा रिकैप हो गया। अपनी कॉपी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिख लो। ये 3 होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, जिसका फॉर्मूला Al2O3 है, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। इनको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ये बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल देखेंगे। फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आर मतलब फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर पुट ऑन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ठीक है, द पेपर टर्न्स पिंक। अब ये अगर मैं NH4Cl की बात करूं, ये बना कैसे होगा? ये NH4Cl बना कैसे होगा बच्चों? ये NH4Cl बना कैसे होगा? तो इसके बनाने की बात करते हैं तो HCl प्लस NH4OH, यानी कि ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एक वीक बेस है। तो जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा तो जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो हमेशा एसिडिक होगा। वो क्या होगा? एसिडिक होगा। अब एसिडिक का मतलब ये हुआ कि उसका पीएच वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होगी। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, लेस देन 7 ये भी हो सकता है आंसर। बट वीक एसिड नहीं है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो गलत बात है। तो वीक एसिड ये भी गलत बात है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि ये ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिला करके ये आपका बना होगा कौन? NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। क्या बच्चों बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट याद है ना? जब हम पूरा रिकॉल करवा देता हूं, सारी चीजें भाई तुम्हारा रिकॉल करा देगा, टेंशन नहीं। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या बनेगा भैया? वो बनेगा न्यूट्रल। वो ना तो एसिडिक होगा ना तो बेस होगा। बट जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे तो वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। क्या बनेगा? एसिडिक। लेकिन जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे
तो वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। याद रखिएगा बच्चों, लेक्चर जाके केमिस्ट्री का पूरा ले सकते हैं। क्या बच्चों ये चीज क्लियर हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर एक्स और वाई को पहचानना है। देखते पता चल रहा है हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। तो वाई की जगह पर क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। वाई की जगह जी आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। दिमाग लगाना नहीं ज्यादा, समझ में आया? स्टेट पे सवाल था, इजिली आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है, टू सॉल्ट एक्स एंड वाई आर डिसॉल्व्ड इन वाटर व्हेन phenolphthalein is added to these solutions the solution x turn pink। solution x जो है वो पिंक हो गया और y जो था वो कलरलेस हो गया। अब देखो, जब भी आप फिनोप्थलीन पर बेस डालोगे तो वो पिंक हो जाता है, और लेकिन जब एसिड डालोगे तो वो कलरलेस रहता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब x एक बेस होगा, y एक एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर एसिड कौन सा है? देखो, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो ये एसिड है। अगर y एसिड है तो x बेस होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? फिनोप्थलीन के फीचर्स याद रखो। जब फिनोप्थलीन पे बेस ऐड करेंगे पिंक हो जाएगा, और जब उस पर एसिड ऐड करेंगे तो कलरलेस रहेगा। क्वेश्चन यही तो बोला है कि जो एक्स है वो पिंक हो जाता है और वाई डज नॉट शो एनी चेंज। इसका मतलब यहाँ कोई चेंज ही नहीं आएगा, कलरलेस ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट पर सवाल था। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें जाननी थी बच्चों। डन है क्या? डन है, डन है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल चेक करेंगे बच्चों। ये रहा, बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, आपको मैंने बचपन से पढ़ाया। ये जो बड़ा सा राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है बच्चों। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये 2 नंबर पे क्या है? बोलो फटाफट से। ये 2 पे क्या है? बोलो फटाफट से। क्लोरोप्लास्ट है। और तीसरे पे ये क्या है? ये क्या है बेटा? वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। और 4 ये होता है आपका क्या? गार्ड सेल। ये होता है गार्ड सेल। तो उसके हिसाब से अगर चौथा गार्ड सेल है और वैक्यूल, ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाने वाला है? आंसर होने वाला है। उसने बोला है रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली क्या है? तो पहले पे न्यूक्लियस, अगले उसके तैयार रखना पूरा। पहले पे न्यूक्लियस है, दूसरे पे ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये वाले छोटे छोटे डिब्बे डिब्बे छोटे छोटे, ये वैक्यूल हो गया बेटा। तीसरा नंबर ये बीच वाला ये वैक्यूल है, और ये होता है गार्ड सेल, ये बीच वाला जो हिस्सा है। ठीक है, प्रिपेयर करना है पूरा अच्छे तरीके से, याद करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बोला है कि वॉकिंग अ स्ट्रेट लाइन। अगला सवाल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स, सेइंग वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल आर द एक्टिविटीज व्हिच आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन। So clearly these activities are involuntary actions. No, the both activities are related to maintaining a body posture. So the correct answer will be, because the body posture is maintained by the cerebellum. ठीक है बच्चों? तो cerebellum is responsible for the maintaining the body posture. थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ समझ में आया भाई कि हिंड ब्रेन का जो सेरेबेलम होता है ये क्या करता है? मेंटेन करता है किसे? बॉडी पोस्चर। क्लियर? तो इसका आंसर तो ये हो गया, यही बोला है उसने कि कौन सा सही होगा। अब अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करूं तो रिकॉल करवा देता हूँ। 4 ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला हिस्सा होता है, ये मेन पार्ट ऑफ थिंकिंग होता है, विजडम और इंटेलिजेंस। पढ़ा है ना बच्चों कि नहीं पढ़ा है? बोलो, पढ़ा है ना? हाइपोथैलेमस हंगर से रिलेटेड होता है, कितना खाना खाना है कितना नहीं, हाइपोथैलेमस करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा ऑल इन वॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर है बच्चों? तो ये रहेगा आपका। डन है? ये आपको सब कुछ याद करना है, मेरे लेक्चर भी पढ़े अगर पूरा पढ़ना है, बट यहाँ के लिए आपको चीजें याद रखनी है। और आई एम ट्रिक भी बता रहा हूँ। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? कॉपर एंड टिन का। बहुत इजी सवाल था, आराम से इसको कर सकते हैं। याद रखना, कॉपी में लिख लो, कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ द फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं बोला, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूस करे हुए को कौन पहली बार खाएगा? तो माइस एंड रैबिट, सीधी सी बात हो गई।
माइस एंड रैबिट इसका क्या हो जाने वाला है आंसर। याद रखना प्राइमरी कंज्यूमर मतलब पहली बार खाने वाले, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि जो ऑटोट्रॉप होते हैं, याद रखिएगा। आइए, ये लिशमानिया का बाइनरी फिजन दिया है, आपको बताना है स्टेजेस कौन सी हो गई। सबसे पहले तो ठीक है न्यूक्लियस है, पहला नंबर ये हो गया। उसके बाद देखो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ होते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ देखो सेल डिवाइड हो चुकी है, यहाँ धीमा धीमा डिवाइड हो रही है। तो पहला ये, उसके बाद ये आएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे पे ये डिवाइड हो रहा है, देखो तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये थोड़ा दूर चला गया, और पांचवें पे ये। तो यानी कि फर्स्ट के बाद थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड, तो ये हटा दो, ये हटा दो, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद आपका क्या आने वाला है, सॉरी फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, है ना। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड यानी कि ये ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आया। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तीन, फिर चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। बहुत ध्यान से पढ़ के जाना बेटा, देख लो किस पर सवाल आ गया है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना बेटा इस बार। चलो, ये रिएक्शन दे रखी है Mg+2HCl और MgCl2+H2। अभी रिएक्शन क्या है बेटा, बोलो। केवल और केवल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नीचे वाली कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्लियरली है। तो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी एलिमिनेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिकम्पोजिशन तो है नहीं। डन है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ये सवाल बहुत प्यारा है, XYZ दिया है, इसमें से बोला गया है कि किसमें फ्रूट बनेगा। फ्रूट किसमें बनता है, देखो मैं आपको प्लांट फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फ्रूट जो होता है वो बनता है ओवरी का। किसका बनता है, ओवरी का। किस किसके पास ओवरी है, यहाँ ओवरी दिख रही है, बिल्कुल यहाँ ओवरी दिख रही है, यहाँ तो ओवरी है ही नहीं। तो X एंड Y ओनली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, X एंड Y। याद रखना, ओवरी टर्न होती है किसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल टर्न होता है किसमें बच्चों, सीड में। देखो बार बार एक चीज आ रही है भाई, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत प्यारा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है। इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट मतलब उसको पतला करते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड से हटाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो एक व्यक्ति को ऐड करना चाहिए वाटर टू एसिड। मतलब वाटर टू एसिड मतलब इसमें एसिड रखा हुआ है, तो आप ऊपर से क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। ऐसा होता है क्या, मतलब इसमें आपका वाटर टू एसिड, यहाँ एसिड है और ऊपर से वाटर डालेंगे क्या, नहीं भैया, ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है। क्या बोला है किताब ने, आपकी किताब ने बोला है कि यहाँ वाटर है और उसमें धीमा धीमा क्या डालो, एसिड डालो। तो ये तो गलत कह रहे हैं, नॉट एसिड टू, और गलत बात है भैया, वाटर टू एसिड नहीं, बात समझ में, एसिड टू वाटर होता है, मतलब आप वाटर में एसिड डालेंगे। क्यों, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर, जब आप पानी में एसिड डालेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होगी। तो बिल्कुल बात सही है, ये गलत है और आर ट्रू है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये सवाल बनेगा। ठीक है, डायल्यूशन समझ में आया। एसिड में क्या डालेंगे, गलत, वाटर में एसिड। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगला सवाल, द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप। मान लो आपने प्लांट रखा है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर एक लड़का आ गया वंश नाम का, वो हर्बीवोर है, ऑल तो खाता तो बहुत कुछ है, बट क्या वंश ने जो प्लांट खाया तो इससे एनर्जी जो वंश में गई, क्या दोबारा वंश से प्लांट में आ जाएगी, नहीं, क्योंकि एनर्जी फ्लो कैसी है, यूनिडायरेक्शनल। तो ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमीबा टेक इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सर्फेस, बिल्कुल सही बात है। क्या सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, नहीं भैया, पैरामीशियम वगैरह तो ये सब करते नहीं है, उनके लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं, मतलब अलग स्ट्रक्चर होता है। अलग स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि उसका अलग पार्ट होता है, तो ये तो गलत है, ये सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये सबको बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑल यूनिसेलुलर नहीं करते, कुछ करते हैं अमीबा जैसे। ठीक है, समझ में आया, तो इस पे भी फोकस करना है।
कहाँ सम कह रहा है, कहाँ ऑल कह रहा है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल आर लोअर देन सोडियम क्लोराइड, पढ़ा रखा है। देखो नमक जो है वो इतनी इजिली क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, इजिली मेल्ट नहीं होता नमक। लेकिन अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो ये बहुत इजिली क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नमक है यानी कि जो NaCl वगैरह है ना, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है जिसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है, मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन जो एथेनॉल वगैरह होते हैं इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा वीक होती है। तो ये तो बात सही है। नीचे क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रांग, बिल्कुल सही बात है भैया। तो A एंड R इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यहां तक MCQ समझ में आए, मैं बता रहा हूं पढ़ के जाना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेनिफिट रहेगा। आइए अगला सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, और यहाँ से सब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, लिखने की तैयारी भी करिएगा, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ से आप लोगों का आंसर्स भी लिखना, जैसा लिखवा रहा हूँ उतना लिखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, राम कथा लिखते हैं मेरे ऑफलाइन के अंदर भी, और आपके वहां भी लोग करते ही होंगे, ठीक है। जहां से भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताया करो कहां से आप मुझे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। रिडॉक्स किसे कहते हैं, पहले रिकॉल कर लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, whereas removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reduction। और जहां दोनों हो रही हो उसको रिडॉक्स कहते हैं। अब देखो MnO2, MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन MnO2 is getting reduced and HCl is getting oxidized. Therefore, this reaction is called redox reaction। अब इस कमेंट में मुझे लिख दो कि MnO2 रिड्यूस होकर क्या बन रहा है और HCl ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, ठीक है। HCl तो लिख दिया, Cl2 बन रहा है, वो भी लिख ही दिया मैंने, तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपको इतना ही लिखना है 2 नंबर के आंसर में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो भैया जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं उसका मूवमेंट जो होता है टच से होता है, ठीक है, और जब टच करते हैं तो उसमें कोई क्या नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जो शूट मूव कर रही है लाइट की तरफ उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ये प्रॉपर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले का हम लिख सकते हैं इसका आंसर, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ लीव्स, द मूवमेंट ऑफ leaves of a sensitive plants are nestic movement, whereas movement of a shoot towards light is trophic movement। अब ना यहाँ पर जब भी आप लिख के आंसर तो अंडरलाइन जरूर करना, किसको, नास्टिक मूवमेंट को, ताकि एग्जामिनर देख के सीधा मार्क्स दे दे। यहाँ ट्रॉफिक मूवमेंट को, ठीक है, यहाँ पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा ए का आंसर था। बी वाले का पार्ट क्या कह रहा है, मैं दोनों ही तैयार करवा रहा हूँ। व्हाट हैपेंस एट साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ठीक है।
तो यहाँ पर जो दो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, मतलब ये साइनेप्स होता है माइक्रोस्कोपिक, ये जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पर हेयर एट साइनेप्स इलेक्ट्रिकल impulse convert into chemicals through which signals travels from one neuron to another। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कहा जाता है, मैसेज जाता है केमिकल्स के जरिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लिखते चलिए साथ साथ में ना, तो क्या दिक्कत है, बाद में जाके मेहनत करेंगे घर पे, क्या लिखिए साथ में यहीं पे, तो लिखवा रहे हैं तो फायदा उठाइए इस चीज का। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है और इससे प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्या? चलिए अगले सवाल। ठीक है बेटा, इसमें इतना ही दिखना, 2 नंबर का ही सवाल है, ज्यादा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अगला प्यारा सवाल है, गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लड इन अवर माउथ, स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस इट एंड व्हाट वुड हैपन टू द डाइजेशन प्रोसेस इफ द ग्लैंड स्टॉप सिक्रेटिंग। जब हम खाना खाते हैं तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है फ्लड के रूप में हमारे माउथ में, और ग्लैंड बताना है कौन सा प्रोड्यूस करती है, और अगर वो प्रोडक्शन ना हो तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम हो गया। अमाइलेज प्रेजेंट इन अवर माउथ, देखो जब भी मैं आंसर लिख रहा हूं ना, तो मैं अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर ले रहा हूं कि मुझे ये लिखना है, और ये मैं तभी क्रिएट कर पा रहा हूं जब मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं। आप भी एग्जाम में तभी आंसर लिख पाएंगे जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, प्लस आप दिमाग में पहले से पिक्चर क्रिएट करेंगे। बिलीव मी, बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल वे हो जाता है आंसर लिखने का। तो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन अवर माउथ which is secreted by salivary glands। ठीक है, अब सुनना, अब दूसरे में उसमें पूछा है कि इससे क्या होगा, है ना, what would happen to the digestion process if glands stop secreting them, है ना, if secretion of salivary amylase stops, then starch would not convert into, किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू माल्टोज। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसे मेरे भाई, स्टार्च को। ठीक है ना, ये भी याद रखना है, इसको फंक्शन है इसका। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये नहीं बोलना है कि अंडरलाइन कहाँ करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब थीम है इसकी, और सलाइवरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करती हैं, और ये कि स्टार्च वुड नॉट कन्वर्ट इनटू माल्टोज, यहाँ छोड़ दीजिए, अच्छे तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में इसको आंसर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, इतनी बात को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, डन है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। आईसीएसई वाले बच्चों, सारे जितने बच्चे हैं
भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं बताऊं इसमें स्टेप मार्किंग होती है। कितने नंबर का है भैया? 3 नंबर का है। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले दिमाग में क्रिएट करो। अगर हम ये उसकी बात करें, हार्ट की बात करें, उसी का तो क्वेश्चन है ये। तो हार्ट की अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मैं इसको टेम्पररी बना रहा हूं। तुम देखो यार हो क्या रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में लिखना है। मैं एक पिक्चर बनाता हूँ कैसे लिखना, देखो देखो जैसे ही मान लो ये लंग्स है, तो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वीन्स लेकर आ रही है, पल्मोनरी वीन्स लेकर आ रही है, पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स कहाँ लेके आ रही है? लेफ्ट वाले एट्रियम में, और फिर लेफ्ट वाले एट्रियम से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वाले वेंट्रिकल पे, लेफ्ट वाले कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल पे जा रहा है। और फिर ये वेंट्रिकल जो है एओर्टा के थ्रू इसको कहाँ भेज रही है? बॉडी में भेज रही है। कहाँ भेज रही है? बॉडी में भेज रही है। तो ये तो हो गया आपका किसका ट्रांसपोर्टेशन? ऑक्सीजन वाले ब्लड का। क्या क्या लिखोगे सुनना, कैसे लिखोगे? पल्मोनरी veins carry oxygenated blood from the lungs and it travel to the left atrium, and then from left atrium it passes to left ventricle where it is pumped out to the body from ventricle। ये हो गया किसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब देखो वीना कावा जो है बॉडी से, वीना कावा जो है वो बॉडी से ब्लड लेकर आती है, कौन सा वाला? डीऑक्सीजनेटेड वाला। कौन सा वाला? डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। और वो ब्लड आता है राइट एट्रियम में। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल पे। और फिर यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है कहां पर? लंग्स तक। तो ये आपको लिखना है और स्टेप में लिखना, पहले ऑक्सीजनेट का लिखना, डीऑक्सीजनेट का लिखना। 3 मार्कर में सवाल पूछा गया है। अगर लिखने का तरीका नहीं पता मेरे लेक्चर में चले जाओ, लेक्चर में जाकर के वहां देखो आप, तो मैंने स्टेप को उसमें मार्क कर दिया है, वैसे लिख दो पूरा आंसर, ठीक है, रट के चले जाओ पूरा। चलिए तो ये हो गया हमारा 3 नंबर में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। और ये देखिए सवाल, ठीक है ना, तो थोड़ा केमिस्ट्री वाला सेक्शन भी आ जाता है यहाँ से। अ सब्सटेंस एक्स, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। When it react with dilute HCl, it produces a gas which turn lime water milky। बहुत प्यारा सवाल है। देखो बिल्डिंग मटेरियल में क्या भैया किसका यूज करते हैं अपन? सीमेंट का यूज करते हैं, चूना पत्थर का यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसको रिएक्ट करवा चाहिए, ये आगे से यहाँ तक ना ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुलता नहीं भाई, पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बिल्डिंग मटेरियल है, इसको रिएक्ट करवाना है किससे? HCl से। किससे रिएक्ट करवाना है? HCl से। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तभी तो मुझे पता लगेगा ये वाटर ये क्या करती है। इसके लिए क्या किया जाता है बेटा? लाइम वाटर टेस्ट। अच्छा अगर यहाँ हाइड्रोजन निकलती तो क्या करते? पॉप साउंड टेस्ट करते, पॉप साउंड टेस्ट करते। बात समझ में आ गई। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स, तो लिख दिया भैया एक्स क्या है यहाँ पर? केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम। एक्स क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3। ये बता दिया हमने। 1.5 नंबर का ये देगा, 1.5 का दिया। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट, तो ये लिख दिया भैया, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। ये हमारे 3 नंबर पूरे हो गए। ये आपको इतना लिखना था। अब बिल्डिंग मटेरियल याद रखना, CaCO3 होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है। डन है? पूरा जो पढ़ा दिया उसके याद कर लो ना भाई, मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है ना। मुझसे बढ़कर है कोई इस समय? नहीं है, देख लेना तुम, पूरा का पूरा पेपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आएंगे। चलिए आराम से लिख लीजिएगा। अगला सवाल, a metal M on reacting with dilute acid liberate a gas G. The same metal also liberate gas G when react with a base। मतलब ये मेटल है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रही है और ये बेस से भी रिएक्ट कर रही है। कौन सी मेटल हो सकती है? एम्फोटेरिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों में से कोई एक ले लो भैया। मैं कौन सी ले रहा हूँ? एल्यूमिनियम ले रहा हूँ।
नेम द गैस ऑफ, अच्छा गैस यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है, कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट, हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? क्या करेंगे? आ गया पॉप, पटर पटर की आवाज, पट पट की आवाज, है ना, पॉप साउंड टेस्ट। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एसिड। देखो भैया Al ले लेता हूं, एल्युमिनियम हो गया, इसकी रिएक्शन करा दी HCl से, तो बन गया AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, बेस से करवा दो Al प्लस NaOH। अब मुझे यहां पर लिखो भैया क्या बनेगा, मुझे बताओ क्या बनेगा? NaAlO3 O2, बोलो कमेंट में लिखो O3 O2, फटाफट लिखो यहाँ पे कमेंट में लिखो, लिखो कमेंटों में, कमेंटों में लिखो फटाफट, कमेंटों में लिखो। ठीक है चलो, समझ में आया सवाल? समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, पढ़ के जाना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इन अ स्कैरी सिचुएशन इन ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल, है ना, रात को तुम गर्लफ्रेंड से बात करते करते पापा आके रजाई उठवाए तुम्हारी, रजाई तो और भी काम में उठा सकते हैं, लेकिन यहां पर ये स्कैरी कंडीशन हो जाएगी, तो कौन सा ग्लैंड सिक्रीट होगा? कौन सा मतलब कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? कौन सी ग्लैंड करेगी? तो एड्रेनलिन। कौन सी? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, ये पेयर में होते हैं, याद रखना। अब लिस्ट एनी टू रिस्पॉन्स शोन बाय अवर बॉडी व्हेन दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो कौन कौन से रिस्पॉन्स होते हैं? पहला रिस्पॉन्स ब्लड प्रेशर क्या आ जाता है? बीपी बढ़ जाता है भाई, कतई धक 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 धक, है ना। दूसरा भैया, दूसरा दूसरा बोलो, दूसरा क्या होगा भैया, बोलो हैं? गूज़बम्स आ रहा, ठीक है, जरा लिखो जरा खुद से, आप लोग जरा ऑनलाइन वाले लिखो जरा कमेंट में, लिखो फटाफट से, लिखो तो जरा कमेंट में, लिखो फटाफट से, लिखो, अबे लिख लो भाई, किसने दे रहा तुम्हें, लिखो। ठीक है, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगा, लिख दो यार फटाफट से, लिख दो, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये कंडीशन याद रखना। मेरी ऑफलाइन का बच्चा टेस्ट लिख रहा था ना, वो इसमें लिख रहा था कि वो ओवरी सिक्रेट कर रही है, पागल है, गधा है वो। ठीक है चलो चलो, इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट लेबल्ड ए। ये क्या है भैया? ये क्या है? सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। बी क्या भैया? रिले, अबे यहाँ रिले होता है भाई। सी क्या है? मसल्स। ठीक है, अब भैया इसका क्या फंक्शन है भैया? इलेक्ट्रिक इंपल्स को ले जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक, वो लिख दो, फंक्शन लिख दो ए का। और इसका पूछा सी का, तो भैया ये फैक्टर है। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्स आर्क जो है इवॉल्व क्यों हुई है ह्यूमन बीइंग में? ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व क्यों हुई है ह्यूमन बीइंग में, बताएंगे फटाफट से। रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्वड इन एनिमल्स। ठीक है, बताएंगे फटाफट से, बाय, बताओ जल्दी से, बताओ रिफ्लेक्स एक्शन क्यों भैया इवॉल्व हुआ है? देखो भैया, क्योंकि जो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है ना, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन is not as fast as much, is not fast as much। ठीक है, इसीलिए मतलब इसीलिए क्या है, इसकी फंक्शनिंग के लिए, मतलब ऐसी कंडीशन में, ठीक है, मतलब इस इमरजेंसी टाइप कंडीशन में फंक्शनिंग के लिए रिफ्लेक्स आर्क क्या हुई है? इवॉल्व हुई है। लिखेंगे पूरा, ठीक है बच्चों, लिखेंगे पूरा, हैज बीन रिफ्लेक्स आर्क और हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स। ठीक है जी, समझ में आया? 3 नंबर में है, 3 नंबर में है, इतना ही करेंगे, बहुत हो जाएगा। डन है पक्का? एक एक चीज क्या करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखना बहुत ध्यान से।
कि with the help of appropriate example justify that some of the chemical reactions are determined by change in temperature. ठीक है, change in temperature. टाइम नोट कर लो, ठीक है। तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर, देखो एक ही मैं बोलूंगा बार बार, इसी को याद कर लो, CaO प्लस H2O, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ गैस किसमें हो रही है भैया, तो इसमें तो बहुत सारी बता रखी है, जैसे CaCO3 को अगर आप बर्न करोगे मतलब हीट दोगे तो ये CaO प्लस CO2 जो कि गैस है लिबरेट हो रही है, याद कर लो। तीसरा कलर में चेंज आ रहा है तो भैया ये लिख लो PbNO3 जो कि भैया इसका कलर है, ये कलर में चेंज आएगा तो ये लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का हो जाएगा, यहाँ पे लिखो ये येलो कलर का है, ठीक है। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का फ्यूम है और ऑक्सीजन, बस ये आ गया। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। गिव केमिकल इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन भी दे दी, समझ में आ गया। 3 मार्कर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आप इस तरीके से पूरे के पूरे आंसर लिखेंगे। रट लो भैया, कोई भी सवाल आता है, रिपीटेडली बोल रहा हूं मैं कि इस पे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसे याद करके जाना। आपके जहन में कोई और है तो आप कोई और लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप, 1% कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी का। एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, 10% लॉ पढ़ा रखा है। ट्रॉफिक लेवल को डेफिनेशन खुद लिखेंगे। व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल, बिकॉज higher the trophic level, less the energy, ठीक है। जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होगा उतनी एनर्जी कम होगी, और इसका मतलब ये हुआ जितना आप आगे जाएंगे एनर्जी की मात्रा क्या होती जाएगी, उतनी कम होती चली जाएगी। ये बातें भी आपको क्या रखनी है, यादें रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारे एंड इंपॉर्टेंट वाले सवाल जहां केमिस्ट्री के बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अ कंपाउंड ए विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, C2H4O2 क्या हो सकता है, C2H4O2 तो ये हो सकता है CH3COOH। अब देखो बन गया नहीं बन गया, C2H4O2 हो गया। रिएक्ट विद द बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, अब इसको बेस से रिएक्ट करवाते हैं, बेस से रिएक्ट यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये सॉल्ट एंड वाटर देगा, विच मीन्स CH3COONA, ये सॉल्ट होता है सोडियम एसिटेट, और वाटर यानी कि H2O। समझ में आ गया। आइडेंटिफाई ए क्या है भैया, एथेनोइक एसिड, भैया ये सवाल रट लो। और इसका नेचर क्या है, एसिडिक, क्या है इसका नेचर, एसिडिक। एंड द नेम द फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है, कौन सा है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है इसका। और इट वाज राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये हमने सारी चीज लिख दी। बेटा भाई प्लीज यार, मेरे बच्चों प्लीज इसे रट लो यार, देख लो भैया ऐसे सवाल मैं बता रहा हूं, जितनी भी मेरी सीरीज चल रही है ना उसमें सारे क्वेश्चन कर लो आप, सारे ही कर लो, उसमें से एक सवाल आपको इसमें आएगा ही आएगा। अब आगे क्या बोला है, व्हेन द अबव स्टेटेड कंपाउंड ए, ये जो कंपाउंड ए है, रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, तो ये तो C2H5OH है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड C इज फॉर्म, तो ये कंपाउंड स्वीट स्मेलिंग आपका क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो बना देते हैं, ये लिख लिया, इरेज कर दूं, चलो दूसरा वाला ऐसा देखना भाई, आपका था कार्बो CH3COOH, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए C2H5OH से, यही तो है C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, यहां पर एक एसिड ले लो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर C2H5
प्लस आपका यहां से क्या बन जाएगा, वाटर निकलेगा। अब देखना भाई, अरे यहां इसकी जरूरत भी नहीं है, ये बन गया। तो बी एंड सी क्या है, ठीक है, अच्छा बी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड स्वीट सोडियम कंपाउंड सी। अब बी क्या है यहाँ पर, ये है बी क्या है भैया, एथेनॉल है, बी क्या है एथेनॉल, बी है। और सी क्या है एस्टर, सी क्या है एस्टर, ठीक। स्टेट द रोल ऑफ एन एसिड इन दिस रिएक्शन। तो एसिड जो है, याद रखना, जो एसिड है इस रिएक्शन में, इट इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज अ कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। जैसे निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। और राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ये हमने लिख दिया, और ये 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं खुल के, बता रहा हूं, पूरा पढ़ के जाओ अच्छे तरीके से एक एक चीज को, ठीक है भाई, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? नहीं तो तुम्हारे सर पे आएगा तसला, ठीक है, तसला। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका भी, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल इज हीटेड। एथेनॉल, तो एथेनॉल यानी कि C2H5OH, इसको जब हीट करेंगे कितने पर, 443 केल्विन पर, एट द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मुझे पता है ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या निकल जाएगा बाहर, पानी, ठीक है। तो ड्रॉ द उसके बाद ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, भी बनाते हैं। और स्टेट द रोल ऑफ H2SO4। देखो भैया, H2SO4 का रोल है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन दिस वाटर, क्योंकि पानी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह रहे हैं। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भैया, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखना भैया, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो 2 C हैं, 2 C हैं, तो इसका मतलब 2 कार्बन यहां पर शेयर करा हो, ठीक है। हाइड्रोजन एक हो गया, तो एक इसका एक हाइड्रोजन का, 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 बन गया डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है। अब देखो सबके पूरे भी हो रहे होंगे, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन के पूरे हो रहे, हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन के पूरे हो रहे हैं। उसके बाद इस हाइड्रोजन के भी पूरे हो रहे हैं, देखो इसके भी पूरे हो रहे हैं, इसके भी पूरे हो रहे हैं, और इसके पूरे हो रहे हैं, बन गया स्ट्रक्चर। सिंपल, इजी था, डन है, कोई मतलब डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन क्या है, अगला है हाइड्रोजनेशन भैया, मतलब जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑब्टेन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इंडस्ट्री में इसका रोल है कि वो जो फैटी ऑयल वगैरह होते हैं अनसैचुरेटेड, है ना, उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, डालडा वगैरह, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसकी इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, सेकंड वाले की इक्वेशन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवाएं तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपकी हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है, इसका रोल आप खुद लिखेंगे। समझ में आया, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं भाई, याद तो करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी कहो बार बार। देखो हम एज अ टीचर ना, हमें इतना चीजें क्यों याद है, बिकॉज वी यूज टू रीड, है ना, हम अभी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, सारे टीचर कोई भी XYZ पढ़ा रहा है ना, अभी पढ़ता तो होगा भाई, किताब तो रीड करते होगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी, ठीक है। हम बार बार चीजों को पढ़ते हैं, इसलिए हमें याद भी होगी। बहुत सारी चीज ऐसी भी है कि हर साल हमको 1 2 बैच पढ़ाना पड़ता है, तो हमको उसमें बार बार जब पढ़ाएंगे तो रिकॉल हो जाती है। आप भी ऐसे करो ना भाई, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे, गिविंग रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विल लीड्स टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। तो जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है, ये इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर प्रोटीन ऑल्टर, जो प्रोटीन है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो जो प्रोटीन है अगर वो डिफरेंट हो गया, तो बॉडी के अंदर बॉडी डिजाइन ऑल्टर हो सकता है, ये लिखेंगे। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, तो भैया मेल ट्रांसफर कैसे होगा, मेल का मतलब
मेल पॉलन ग्रे मतलब जो मेल स्पर्म है जिसको हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं, वो जब वो ट्रांसफर नहीं होगा तो भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ये सीधी बात लिखनी है। All multicellular organism cannot give rise to new individual through fermentation, क्योंकि भैया सारे जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं और उससे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनते हैं और वो लोकेटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। इस वजह से सारे ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकते, इसलिए रीजनरेशन वगैरह नहीं हो सकती। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप ऑफ सीड। ये तभी होता है जब बहुत सारे प्लांट हैं जो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं क्या करने की, सीड को प्रोड्यूस करने की। लाइक बनाना हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों में क्या होता है, लाइक रोज हो गया, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे प्लांट जो लॉस कर चुके हैं अपनी एबिलिटी को, सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को, ठीक है, बनाना रोज उसके क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो जो हमारा जब गैमेट का प्रोडक्शन होता है, मतलब सेक्स और कह रहा हूँ सेक्स सेल्स होती है, ठीक है, जैसे टेस्टिस हो गई, जब उसका प्रोडक्शन होता है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं। मान लो मेल में हाफ, फीमेल में हाफ, दोनों जब मिलते हैं तो दोनों का जब दोनों के मिलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जब जाइगोट बनता है तो हाफ हाफ मिलकर क्या कर लेते हैं, मतलब 23 यहाँ क्या आ गए, 23 यहाँ क्या आ गए, तो यहाँ पर 46 बन जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स के बराबर ही यहाँ पर क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। ये इसका क्या था, आंसर था। अब एक एक नंबर के लिख दोगे, 5 सवाल है, इसको इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है बच्चों के? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ये वाला सवाल देखो ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, ये आप समझ रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा देखो, नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर द मेटल दैट गिव विगरस रिएक्शन विद एयर एंड वाटर बोथ। तो क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रोलिटिक क्या करते हैं इसमें हम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं बच्चों। ठीक है, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर होता क्या है, इस ऑक्साइड की एफिनिटी होती है हाई एफिनिटी विद, बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इसकी एफिनिटी होती है किससे ऑक्सीजन से। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगला सवाल है भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको जरा इरेज करें यहां से। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है देखेंगे। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड ऑफ ऑब्टेन मर्क्यूरी फ्रॉम सिनाबार। ठीक है भैया, देखो मर्क्यूरी फ्रॉम सिनाबार होता है HGS। ठीक है, अच्छा डिस्क्राइब करनी है प्रोसेस, तो HGS को पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा जाएगा, तो ये बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस SO2 अलग निकल जाएगा, और फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से हमारी मर्क्यूरी अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन अलग निकल गया। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दी, समझ में आया? तो ये आपका मेटलर्जी से सवाल था, इसको करना है, पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन जाइगोट एंड इन ईच गैमेट। ईच गैमेट में भैया देखो 23 होगा, 23 मिलकर 46 बनाएंगे। बात समझ में आई? ये हमने करवा दिया था आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट अवर मतलब दिस प्रैक्टिस सेट। और भी बहुत सारे करेंगे, जुड़े रहिए दोस्तों में, शेयर करते रहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां इसकी PDF मिल जाएगी आपको। और दबा के प्रैक्टिस करिए, दबा के शेयर भी करिए, और पूरी क्लासेस अगर लेनी है तो चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू बच्चों।